यस सर, मैं रोज याद करा दिया। सेकंड ट्रांजैक्शन में हमने गुड्स ली, इन्वेंट्री, ठीक है। अब इन्वेंट्री यस सर। कैश को 20,000 और ये 20,000 कैश में से कम भी कर दिया बेटा, ठीक है। तो बेटा ये आपकी पहली ट्रांजैक्शन होगी, उसके बाद दूसरी, ठीक है। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट में कहता है परचेज गुड्स ऑन अकाउंट फ्रॉम मिस्टर अब्दुल्ला। हमने अब्दुल्ला से 15,000 की चीजें क्रेडिट पर ली, ठीक है बेटा। तो थर्ड ट्रांजैक्शन यहां पे 15,000 और इधर पेबल्स में 15,000। गॉट इट? यस सर। ठीक। इसके बाद कहते हैं डिपॉजिटेड कैश इनटू बिजनेस बैंक अकाउंट 25,000। सो मेरा एक और एसेट बन गया जिसका नाम बैंक है, ठीक है। नंबर 4 तो 25,000 की कैश यहां से कम हो गई और 25,000 की कैश बैंक में इसका इजाफा हो गया। क्लियर? सर इस ट्रांजैक्शन का यस मतलब ये सर। कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है। सॉरी बेटा, सर इस ट्रांजैक्शन का ये मतलब नहीं है कि कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है और हम बैंक और कैपिटल को इंक्रीज करें। आप देखो कहते हैं डिपॉजिटेड कैश इनटू बिजनेस बैंक अकाउंट 25,000। यस, आप उसको सोच सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें? यस। अच्छा, अब अगर मैंने इसको ऐसा लिखा और सपोज आपने इसको 25,000 यहां पे लिख दिया, 25,000 यहां पे लिख दिया, तो क्या ये गलत हो जाएगा? हाँ भाई। नो सर गलत होगा, गलत होगा। गलत होगा सर, इक्वल नहीं आएगा। भाई क्यों इक्वल नहीं आएगा? इक्वल है सर। इसको खत्म कर देते हैं। यस सर ये इक्वल है। इक्वल यस सर, ऐसे इक्वल हो जाता है। सर अब ठीक होगा। सही है, लेकिन मुझे सिर्फ एक बात बताओ, वो पहले वाले काम ठीक था या जी बेटा? डिपेंड्स सर। सर हम इससे नहीं है, मतलब हमें इससे सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसके आगे ये तो नहीं लिखा हुआ था कि मिस्टर रहीम इन्वेस्टेड दिस। इसमें तो सिंपल डिपॉजिटेड लिखा हुआ है, तो फिर तो हमें सब्ट्रैक्ट करना चाहिए ना कैश से। क्या नाम है लड़की का यार? सर आयशा। आयशा। आयशा बहुत अच्छे बेटा। अच्छा, अब एक बात सुनो, हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक ट्रांजैक्शन में आपके पास कुछ हिडन मीनिंग होती है जो ना कस्टम होता है, तो ऑब्वियसली, ठीक है। मेरी बात को बेटा फॉलो करें। यस सर। सो समटाइम जब एक चीज बोली जाती है तो उसका ना वक्त गुजरने के साथ साथ हमें एहसास हो जाता है कि इसका मतलब क्या है। जैसे यहां पे लिखा था डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक रुपीज 25,000। तो आयशा ने मुझे ये बात बताया कि सर यहाँ पे ना उसने एक्सप्लिसिटली ये बात मेंशन नहीं की कि ये वो अमाउंट है जो उस पर्सन ने, जो कि ऑनर है, उसने इन्वेस्ट किया। यू गॉट इट? यस सर। तो इसलिए हम इसको ये अज्यूम करेंगे कि जो हमारी कैश पड़ी हुई थी बिजनेस के बीच में, हमने उसके बीच में से ही पैसे निकाले और निकाल के उसको बैंक में जमा करवाए। बेटा क्लियर है? ओके सर। नॉट ओके। सुनो बात, लेकिन आयशा से ये बात मैं कर रहा हूं बेटा कि फिर इस पर ये बात भी तो एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है ना कि बिजनेस के कैश कहां से निकला है।
सही बात है। तो आपके पास आपकी चीजें हैं ना। सो अब पहली बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, जब हम पेपर में एक चीज को अटेम्प्ट करेंगे, जब पेपर में इस चीज को लेकर चलेंगे, सो बी ब्रेव। जो तुम्हें समझ में आता है वो लिख दो। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो बेटा? यस एग्जाम्पल आपकी लॉजिक को देखिए। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैंने 25,000 बैंक में यहां पे ऐड किया और 25,000 कैपिटल पे यहां पे ऐड किया, तो वो स्टेटमेंट को एक दफा दोबारा पढ़ेगा जरूर। यार मैं स्टेटमेंट को देखूं, इसके दो मतलब तो नहीं निकलते। और आपका एग्जामिनर इतना रिजिड नहीं है, इतना जालिम नहीं है कि आपकी इस गलती की वजह से आपको डिस्क्वालीफाई करूंगा। ठीक है यार, हो सकता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। तो पुत्रों, पहली बात, हाँ बिल्कुल सही बात आयशा ने ये बात जो बोली बिल्कुल ठीक बोली कि सर एक्सप्लिसिटली इट इज नॉट मेंशन कि ये फिगर जो है वो आपके पास, हाँ अगर वो एक्सप्लिसिटली क्या कहता कि उसने अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से पैसे उठाकर या पर्सनल कैश में से पैसे निकालकर उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किए, फिर तो हमारे पास कोई दूसरी थॉट नहीं है। यू गॉट इट? यस सर। कोई मसला तो नहीं बेटा इसमें? नो नो सर। सर। सो अगर आपने इसको ऐसे भी किया है तो अगर मैं पेपर चेक करूंगा तो मैं गलत नहीं करूंगा। ठीक है? यस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने पेपर नहीं चेक करना, पेपर किसी और ने चेक करना। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें? यस सर। अब फिर मुझे क्या करना चाहिए? अगर एक चीज मुझे क्लियर नहीं हो रही तो मुझे इसके साथ ऐसे करके एक नोट दे देना चाहिए, क्योंकि जब मैं किसी और के सामने अपना पेपर लेकर जाऊंगा तो फिर मुझे अपनी अजम्पशंस को क्लियरली उसके सामने एक्सप्रेस कर देना है, अपनी लॉजिक को। सो मेरी लॉजिक क्या है बेटा? दो में से एक हो सकती है, या तो ये हो सकती है वी अज्यूम दैट it is business cash। तो ठीक है, जो मैंने किया बिल्कुल सही किया। और अगर वो जो पहले वाली बात थी कि जी हम इसको कैपिटल में कर सकते हैं, ठीक है कर सकते हैं। वी assume that it is investment made by honor। उत्तर बात समझ में आ गई? यस सर। अब आपके क्वेश्चन को कोई गलत नहीं कर सकता। बेटा क्लियर है? यस। जी यस सर। सर क्लियर है। ये बेटा बोलो, बेटा बोलो, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। जी सर, ओके है सर सर। कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है सब कुछ। सही है। अब यहां देखो, जब आप इंशाल्लाह थोड़े से और बड़े होंगे ना तो फिर आप FR1 पढ़ेंगे, ठीक है बेटा? इंशाल्लाह। फिर जब और थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो FR2 पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर आप और बड़े होंगे ना तो फिर AFR पढ़ेंगे, एडवांस अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनल में बेटा। फिर आप बिल्कुल जब पकने के करीब होके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने लगेंगे ना तो आप एक पेपर पढ़ेंगे, उसका नाम होगा कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। समझ लग रही है बात? यस सर। यस सर। तो जब आप कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग पढ़ेंगे ना पुत्र, तो कुछ चीजें आपके सामने आएंगी। अब इस वक्त ना मेरा लैपटॉप नहीं है, अगर मेरा लैपटॉप होता तो मैं उसके पेपर आपको दिखाता। बेटा वो ना आप ये कह लें कि बड़े लेवल पर जब हम जाते हैं ना तो 15-15, 18-18 पेजेस का ना पेपर होता है, केस स्टडीज होती हैं, बड़ी डिटेल डिस्कशन की जाती है। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें? यस सर। जी सर। यस सर। और वो एक ऐसा पेपर है कि जिसको देखने के बाद स्टूडेंट इस चीज को सोचता है कि यार कभी मैं इसमें से पास हो सकता हूं। यानी उसका ना विजन कुछ यूं होता है कि यार कभी जिंदगी में मैं इसमें से पास हो सकूंगा।
यार इतना बड़ा कोर्स है, इतनी डिटेल वर्किंग है, मैं इसके सजेस्टेड आंसर देखता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें? यस सर। अब वहां पर आपका एग्जामिनर आपको गाइड करता है, कहता है भाई पहली बात जब तुम सॉल्यूशन देखो तो ये ना सोचना कि ये सॉल्यूशन तुमने तैयार करना, खबरदार। कहता है यार ये तुम्हारी बेवकूफी है कि तुम ये सोचो कि इस तरह का सॉल्यूशन तुम बना सकते हो उस लिमिटेड टाइम में जो तुम्हारे पास है। कहता है कि पेपर को क्वालिफाई करने के लिए तुम्हें कोई परफेक्ट आंसर नहीं चाहिए, तुम्हें बस एक लॉजिकल सा, क्लियर सा, मॉडरेट सा आंसर चाहिए जिसकी बेस के ऊपर तुम अपने लॉजिक्स को उसके साथ एक्सप्रेस कर सको। बेटे मेरी बात को फॉलो करें। यस सर। पहली बात कि जब ये क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे तो जो आपको अच्छा समझ में आता है, जैसे आपको समझ में आता है बेटा उसको कर दो। ये मत सोचो कि ये ठीक है या गलत है। इंशाल्लाह जो तुमने किया वो ठीक है, अगर वो लॉजिकल है तो आपके आंसर के साथ एग्जामिनर का आंसर मैच नहीं भी होगा फिर भी एटलीस्ट वो आपको पास करेगा। बेटा क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। यस सर। बोलो। सर ये दोबारा रिपीट कर दें कि पेएबल में हम 25,000 क्यों नहीं ऐड कर सकते? पेएबल में बेटा ये फिगर मैं पेएबल में लेके जाऊं? यस सर, ये क्यों नहीं आपने ऐड किया? मतलब वो रिपीट कर दें, मुझे किसी ने रिमूव कर दिया था। ओहो पेएबल में तो उसने जाना ही नहीं है ना बेटा, ट्रांजैक्शन लिखी हुई है। सॉरी सर, कैपिटल में। कैपिटल में क्यों नहीं ऐड कर सकते बेटा? हम कर सकते हैं कैपिटल में ऐड, ठीक है, हम कैपिटल में इसको ऐड कर सकते हैं। गॉट इट? यस सर। दूसरी बात यह है कि ज्यादा मुनासिब ये है कि आप यही समझें कि ये आपकी जो कैश पड़ी हुई थी उसके बीच में से आपने 25,000 यहां पे जमा करवाया। ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको कैपिटल में नहीं ऐड कर सकता। स्टेटमेंट जो लिखी हुई है उसके मुताबिक सिर्फ इतना लिखा हुआ है डिपॉजिट कैश 25,000 इनटू बैंक अकाउंट। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि मैं इसको ये अज्यूम कर लूं कि ये ऑनर की इन्वेस्टमेंट है एंड इट इज करेक्ट, नो इशू एट ऑल। ठीक है बेटा, चलिए अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में वो कहता है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5,000 टू मिस्टर अली फॉर ₹7,500। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यहां देखिएगा गुड्स कॉस्टिंग 5,000 नंबर 5। एक बात तो मुझे क्लियर होगी कि 5,000 की गुड्स कॉस्ट करती है यहां से माइनस। क्लियर? क्लियर सर। अच्छा भाई, दूसरी बात मुझे ये भी समझ में आ गई कि इसमें 2,500 का प्रॉफिट है कैपिटल में ऐड कर दो। बेटा क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। दूसरी बात यहाँ पे छोटा सा मसला आ गया कि यार ये कैश पर है या क्रेडिट। हाँ कैश और क्रेडिट। अब आपको क्या समझ में आता है भाई, ये कैश पे है क्रेडिट? क्रेडिट पे सर। क्रेडिट। आपको कहां से पता चला क्रेडिट पे? सर ये सर क्योंकि सर, उसका नाम नाम मेंशन लिखा है हुआ ना, था। अगर वो नाम मेंशन करेगा तो फिर क्रेडिट उसको कंसीडर करेंगे। क्यों बेटा जी? मिस्टर अली का नाम मेंशन है सर। ठीक हो गया पुत्र, लेकिन नाम मेंशन होने के साथ क्रेडिट क्यों है? सर ये भी तो नहीं लिखा हुआ ना कि कैश पे अगर नाम की जरूरत ही नहीं है। हाँ ये कौन बोला है? हिना। हाँ बोला। अब एक बात देखो, बात ये है कि अगर ये ट्रांजैक्शन कैश पर होती तो नो नीड टू मेंशन कस्टमर्स नेम। ठीक है बेटा, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो कैश ट्रांजैक्शन होगी उसमें हम कभी कस्टमर का नाम नहीं देंगे। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, बेटा मेरी बात को फॉलो करें।
सर लेकिन मतलब यस अगर सर। हम कैश में भी लें तो ये इसमें गलत तो नहीं होगा? भाई यार लड़ो तो नहीं ना, पहले मुझे समझाने दो ना, उसके बाद नहीं समझ में आई तो फिर बात करेंगे, ठीक है? यस सर। चलो पहले सुनते हैं, पहले समझते हैं, फिर देखते हैं। पहली बात, अगर हम कैश पर ट्रांजैक्शन परफॉर्म करें तो हमें जरूरी नहीं होता कि कस्टमर का नाम अपने पास है। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। भाई क्यों जरूरी नहीं है? हमारे लिए इस चीज का रिकॉर्ड रखना क्यों जरूरी नहीं है कि हमने ये किसको बेचा, उसकी वजह बता दो। आपको याद है ना कि लॉ क्या कहता था, बायर शुड बी अवेयर, मुश्तरी होशियारबाज। भाई खरीदने से पहले देख लो चीज ठीक है नहीं ठीक है, ले ली, पैसे दे दिए, बात खत्म हो गई, अब चीज वापस नहीं हो सकती। बेटा क्लियर है? यस सर। यस सर। तो मैं कैंटीन वाले के पास गया, मैंने उससे कहा जी मुझे एक फ्राइज की प्लेट दे दें, फ्राइज की प्लेट उसने दे दी, मैंने 50 रुपए उसको दे दिए, बात खत्म हुई। बेटा क्लियर है? यस सर। यस सर। इसका मतलब कि जो कैश वाली ट्रांजैक्शन है उसमें कस्टमर के नाम को मेंशन करने की रिक्वायरमेंट, या अगर कस्टमर का नाम मेंशन होगा, जैसे वो कहता है कि जनाब सेल्स मेड टू आसिफ ऑन कैश, तब भी बात क्लियर होगी बेटा। अब तो बिल्कुल उसने क्लियर करके मुझे बता दिया ना कि हमने ये सेल है किसको की, आसिफ को की, बातें खत्म हो गई। तो क्लियर है? यस सर। यस सर। लेकिन अगर क्रेडिट पे सेल होती है तो नॉर्मल केस वो मुझे कस्टमर्स नेम मेंशन करता है, मुझे देता है कस्टमर्स नेम। ये क्या होगा बेटा? मेंशन होगा क्वेश्चन, ठीक है? ये रिपोर्टेड होगा इन क्वेश्चन। तो हमने कसूर बना लिया कि अच्छा यार कि जब कस्टमर का नाम होगा तो फिर क्रेडिट, और अगर नाम नहीं होगा तो फिर कैश। क्लियर है? एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर जरूरी है कि कस्टमर का ही नाम हो, वहाँ पे किसी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन का भी नाम हो सकता है? तो पुत्र फर्म वो भी कस्टमर ही है। सही सर, समझ आ गई। वो ना, अगर मुझे अभी मेट्रो वाले कहते हैं जी हमारे एम्प्लॉयज को पढ़ा दें, मेरी बात समझ रहे हो? यस सर, समझ आ गई। अभी मेट्रो ही कस्टमर ही है ना बेटा, तो कस्टमर का नाम होगा। तो अगर नाम है और उसने ये नहीं लिखा ये कैश पे क्रेडिट पे है, तो फिर हम यही अज्यूम करेंगे कि ये क्रेडिट से है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। और अगर नाम नहीं है और ये नहीं लिखा हुआ ये कैश या क्रेडिट से है, फिर हम यही अज्यूम करेंगे कि ये हमारे पास आप लिखेंगे कैश से। बेटा क्लियर है? यस सर। यस सर। क्योंकि नेम क्यों मेंशन किया जाता है? और रिकॉर्ड। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, यस सर। यस सर। ठीक हो गया। तो ये बात समझ में आई? अब क्योंकि यहाँ पे नाम मेंशन है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? रिसीवेबल्स। कितने के बेटा? 75। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन, हमने तो आप ये कहेंगे क्रेडिट सेल की तो नाम की वजह से, वो नाम किधर गया? हमने तो रिसीवेबल लिख दिया, हमने तो पेपर लिख दिया। सर रिसीवेबल्स एक से तो ज्यादा भी तो हो सकते, तो इतने ज्यादा तो अकाउंट हम बना नहीं सकते, इसलिए इकट्ठे रिसीवेबल्स उनको लिख देते हैं। क्या नाम है बेटा? सालार। चलो सालार ने एक बात बोली है, बात बड़ी वजीर है सर। कस्टमर कितने को होंगे? हमारे कितने कस्टमर होंगे बेटा? सर क्रेडिट अगर जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा होंगे।
और उतरो, छोड़ो इसको। तुम सब लोग स्कैन्स के कस्टमर्स हो ना? यस सर। कितने को? बहुत ज्यादा। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने बड़ा रहम वाला मामला किया हुआ है। स्कैन्स में हमारे पास माशाल्लाह अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ऑल स्टूडेंट। मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। अच्छा यार, दूसरी बात, सॉरी, मैं बातों में भूल जाऊंगा। मैं आपकी क्लास को एक्सटेंड करना चाहता हूँ। यस सर। ओके सर। ठीक है, दोस्त मेरे पर्पस है बेटा, मैं आपकी रेगुलर क्लास को 2 आवर्स पे लेके जाना चाहता हूँ। ओके सर। नो प्रॉब्लम। इसी टाइमिंग में? हाँ, मुझे बेटा इंशाल्लाह। सर 2 आवर्स की क्लास में कुछ समझ नहीं आती पहले घंटे के बाद सर। सर आप बीच में थोड़ा सा ब्रेक दे देना, वो नमाज खाने वगैरह के लिए। नाम बताओ, कौन बोल रहा है सर बेटा? वसी, सर मोहम्मद वसी। समझ कैसे नहीं सर, सर फास्ट ट्रैक में वो लिए ना इकोनॉमिक्स सर, सारा सर के ऊपर से जाता है 2 घंटे की क्लास में सर। यस सर, घंटा मैक्सिमम पढ़ने होते हैं। ओए मेरे मुंह एक घंटे ठीक है सर, 1 घंटे सर 1.5 कर ली। सर आम बंदे का टेंशन स्पैन 15 मिनट है सर, घंटा में जाके भी एंड में जाके सब थक जाते हैं। 2 घंटे से बिल्कुल नहीं, सर के ऊपर से जाता है। ओए इंसान बनो सारे। इधर मेरी बात को सुनो बेटा, मुझे सिर्फ एक बात बताओ कि क्या मेरे लेक्चर को लेते हुए आपको टेंशन होती है? नो सर, नो सर, बिल्कुल भी नहीं। 3 घंटे ले, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल 100% समझ आती है, वही तो हम लूज नहीं करना चाह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं आपको बुरा लगता हूँ? नहीं सर, नो सर, बिल्कुल भी नहीं। आप तो बहुत अच्छे तो आपसे हैं। प्यार है। अब मैं आपसे मतलब थोड़ी सी गुजारिश ये कर रहा हूँ, मतलब क्यों परेशान होते हो यार? एक दफा 2 घंटे की क्लास लेकर तो देखो, नहीं 2 समझ। नहीं 3 ले आप सर। ठीक है सर, पूरा दिन में आप। सर एंड में पेपर आएगा तब हमारी शक्लें देखना जो 2 घंटे कह रहे हैं। नहीं, इधर सुनो मेरी बात सुनो। पहली बात बेटा ये है कि आपके पास आपकी क्लास को अगर 2 आवर्स के ऊपर कुछ लेके चल रहा हूँ तो उसकी कुछ लॉजिक है। देखो मेरी ख्वाहिश क्या है इस सेशन में, जो मेरे पास मेरी ख्वाहिश है वो ये है कि मैं अपना सारा टाइम स्पेयर कर रहा हूँ। इवन इट इज क्वाइट पॉसिबल कि मैं जो मेरे एफर्ट 2 के बैचेस और जो सीमेंट बैचेस हैं वो मैं शिफ्ट कर दूंगा। ठीक है, मैं इस सेशन में, क्योंकि देखो मेरी बात को अंडरस्टैंड करना, मेरे पास बेटा अब टीचिंग के लिए ना कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि शायद टीचिंग के लिए मेरे पास आप ये कह लें कि ये कुछ 6 महीने साल ही रहे। उसकी वजह बता दूं। एक तो ये कि मुझे पढ़ाते बेटा 30 ईयर हो चुके हैं, और ये 30 साल भी आप ये कह लें कि इस वजह से अल्लाह ताला अपनी रहमत अपना फजल वाला मामला करे, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। टीचिंग जो है ना बेटा, वो मुझे करना पसंद है। आप लोगों गपशप लगाना, आप लोगों आपकी क्लास में मैं अलाइव रहता हूँ। मतलब आप मुझे 8 घंटे के लिए कहना पढ़ाओ, 10 घंटे के लिए पढ़ाओ, मुझे कोई इशू नहीं। मैं आपको 10 घंटे तक क्लास में लेके चला जाऊंगा। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो? लेकिन अब मेरी जो ड्यूटीज है ना वो डिफरेंट हो गई। अब बीइंग कैंपस हेड जो है ना बेटा, आप ये कहें कि मुझे बाकी चीजों पर ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है। मुझे टीचर्स की ट्रेनिंग की तरफ आप ये कहें कि मेरी डायरेक्शन है, बाकी चीजों की तरफ मेरी डायरेक्शन है, मुख्तलिफ डायमेंशंस के ऊपर आप ये कहेंगे मुझे चीजों को लेके चलना पड़ता है। तो ना मुझे समटाइम यूं महसूस होता है कि मैं आप लोगों के साथ डिसऑनेस्टी करना शुरू हो जाऊं। तो मैं उस चीज को एलिमिनेट करना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि ये जो बच्चा मेरे पास है, मेरी एक कर्ज है मेरे ऊपर बेटा। वो कर्ज ये है कि मैंने जो अकाउंटिंग पढ़ी है मैं उसको आप लोगों को शिफ्ट करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे टीचर्स ने जब मुझे अकाउंटिंग पढ़ाई थी तो मुझे याद है कि मैंने सिर्फ आईटीए पढ़ा था। आईटीए पढ़ने के बाद मुझे कभी अकाउंटिंग पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो मेरी ख्वाहिश है कि आप ऐसे पढ़ लें कि आपको FR1, FR2, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग, AFR उसको पढ़ते हुए कभी इशू ना हो। पहले तो मेरी ये ख्वाहिश, अल्लाह करे मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो।
क्या आपको आईटीआई पढ़ने के बाद आपको कभी अकाउंटिंग में एनरोलमेंट करने की रिक्वायरमेंट ही ना हो? क्या छोड़े सर बुक को पढ़ेंगे इंशाल्लाह खुद कर लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको इस काबिल करे, अल्लाह ताला आपको इस काबिल करे कि आप इतने इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह सर, आप हैं तो सर इंशाल्लाह। पहली बात, मैं इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करता हूं कि जो आपकी लर्निंग होती है ना बेटा, वो 15 मिनट के बाद ब्रेक हो जाती है। 15 मिनट के बाद आपका माइंड अगर कंटिन्यूसली इसको लेके चलेगा तो 15 मिनट के बाद वो सीखने की तरफ नहीं जाता। हर चीज मतलब वो ना, आप लोग समझे कि वो एक बाउल है जो भर जाता है, उसके बाद आप उसमें जो कुछ भी डालेंगे वो निकल जाता है, आपकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है। इससे आप कभी नोट करें, आप कभी नोट करें तो मेरे पढ़ाने का स्टाइल ये है कि मैं आपको 10 से 12 मिनट पढ़ाने के बाद आपके साथ कोई ना कोई जोक या कोई ना कोई ऐसी डिस्कशन करता हूं जो इस पढ़ाई से हटके होती है। उससे ये होता है कि आप फ्रेश हो जाते हैं। दोबारा से आप में सिर्फ 1-2 मिनट की डिस्कशन होती है और उस 1-2 मिनट की डिस्कशन के बाद आप दोबारा से अलाइव हो जाते हैं, जिसके बीच में आप इस चीज को आगे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। असल में मेरा टारगेट इस साल में इस सेशन में ये है कि मैं आपके पास आपकी तकरीबन आप ये कहेंगे 2 मंथ बिफोर मैं आपके कोर्स को वाइंड अप करूं इंशाल्लाह सर। और उसके बीच में एक चीज जो मुझे चाहिए वो ये कि 1 मंथ मैंने आपको कैंपस में ही रखा, यानी आपके साथ में इस 1 मंथ के बीच में हम लोग एक डिटेल और एक्सटेंडेड रिवीजन करेंगे जो बहुत प्योरली आपके पास आपकी पेपर ओरिएंटेड हो, यानी आपके पेपर में क्या आना है हम उसको इंशाल्लाह डिसाइड करेंगे। आपके पेपर में आपका एग्जामिनर किस लेवल तक जा सकता है हम उसको डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और पेपर में जो कुछ आएगा वो आपके लिए बहुत नॉर्मल होगा इंशाल्लाह सर। ठीक है। और ये है कि 1 मंथ आपके पास वो भी हो जो आपकी सेल्फ स्टडी के लिए। मेरी बात को अंडरस्टैंड करें? यस सर। यस सर। सो इन दोनों चीजों के लिए जरूरी है कि हमें आपके पास आप ये कहेंगे थोड़ा सा एक्सटेंडेड टाइम चाहिए। इसमें कतई ये मकसद नहीं है कि मैं आपके कोर्स को दौड़ाना चाहता हूं, नहीं, ऐसा नहीं। मैं ये चाहता हूं कि मैं आपके साथ और डिटेल में डिस्कशन करूं, मैं आपको और डेप्थ में लेकर जाऊं। इन चीजों को हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आपके सामने जब आए तो आपके लिए बहुत सिंपल आपको नजर आए। आप मेरी बात को बेटर अंडरस्टैंड कर रहे हो? यस सर। ठीक है। सो मुझे इसको प्लान आउट करना पड़ेगा, ये इतनी जल्दी नहीं होगा 2 आवर्स के ऊपर। अभी आप ये कहेंगे एक 1.5 हफ्ता इसमें लगेगा, लेकिन उसके साथ जैसे आपके पास आप ये कहेंगे हम इस तरफ आ जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अगर आपको जरा सा भी इसमें प्रॉब्लम महसूस हुआ कि सर इतनी देर तक बैठने की वजह से हमारे पास बजाय फायदे के नुकसान हो रहा है, तो बेटा कोई इशू नहीं, हम 1 आवर के ऊपर वापस चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको इस चीज का एहसास होता है कि नहीं सर ये फायदे वाला काम है और उसको कंटिन्यू करें, तो इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। यू गॉट इट? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, फिक्र ना करें। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर ये नहीं है कि मैं आपको इसमें आप ये कहेंगे जस्ट कोई पनिशमेंट देना चाहता हूं, नहीं, दिस इज नॉट द केस। मैं ये चाहता हूं कि आपका आईटीआई का कोर्स और बेहतर चले। बेटा क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है वसी बेटा, समझ आई बात? सर बिल्कुल समझ आ गई इसका। नाराज तो नहीं हो गया? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं, आपने तो सेंस ही कर दी। चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा अब ये बात क्लियर है? अच्छा बेटा एक बात समझना, ये बात अपने माइंड में रखना कि मैं तुम्हें सॉल्यूशन नहीं करवा रहा, मैं तुम्हें क्वेश्चन समझा रहा हूं, सॉल्यूशन तुमने बनाना। यस सर। मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। मैं तुम्हें ये स्टेटमेंट समझा रहा हूं कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है। सो जब कभी भी ऐसे स्टेटमेंट आए आपने उसको हैंडल कैसे करना है, टैकल कैसे करना है, वो आपको समझना है। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। जो हमने डिस्कशन किया उस डिस्कशन के बाद जरा दोबारा स्टेटमेंट को पढ़ो, तुम्हें बड़ी क्लियरली ये बात नजर आ रही होगी क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है। ठीक है, पढ़ के देखो। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5000 टू मिस्टर अली। बेटा क्लियर है? यस सर। अच्छा अब क्वेश्चन बीच में ही रह गया कि यार यहाँ पे आपके पास जैसे स्कैन है, अब स्कैन्स के कितने कस्टमर्स हैं? हजारों के हिसाब से।
अच्छा, मजे की बात, ये हजारों के हजारों कस्टमर क्रेडिट कस्टमर्स हैं। वो कैसे क्रेडिट कस्टमर? वो क्रेडिट कस्टमर ऐसे हैं कि मिसाल के तौर पे आपकी फीस बनी, वाउचर ले लेते हैं और पे बाद में करते हैं। फीस बनी आपकी 45,000। अब फीस बनी आपकी 45,000, आपने कहा सर हम इसको एक इंस्टॉलमेंट में नहीं जमा करवाएंगे। सिर्फ 10% लोग ऐसे होते हैं जो एक इंस्टॉलमेंट में जमा करवाएंगे, वरना ज्यादातर लोगों की ख्वाहिश होती है कि सर इसको 3 इंस्टॉलमेंट्स में लेके, अच्छा स्कैम इसको 2 इंस्टॉलमेंट्स में लेके चलते हैं। लेकिन अगर स्पेशल रिक्वेस्ट हो तो फिर उसको 3 इंस्टॉलमेंट्स की तरफ भी लेके जाएगा। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें? अच्छा, अब इस 45,000 में से मैंने 20,000 आपसे रिसीव कर लिए, बाकी 25,000 मेरे पास क्या है? पेंडिंग है। ऐसे ही बेटा? यस सर। अब बड़ा जरा सोचो, अगर मैं यहां पर आपका नाम लिखना शुरू करूं कि रिसीवेबल ए बी सी डी ई एफ, तो आप देखिएगा अकाउंटिंग इक्वेशन टेक्सला तक पहुंच जाएगी। तो बात समझ में आ रही है? यस सर। मेरे इलाके तक ये इतनी लेंथी हो जाएगी कि आपके लिए इसको मैनेज करना ही मुश्किल हो जाएगा। बेटा क्लियर है? यस सर। यस सर। फिर हमें इसके लिए क्या करना होगा? फिर हम यूं करते हैं कि अपने पास एक समरी अकाउंट बना लें। अपने पास एक समरी अकाउंट बना लें। ये समरी अकाउंट क्या बेटा? इस समरी अकाउंट का नाम हम दे देते हैं रिसीवेबल। कभी इसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल, कभी इसको बोल देते हैं डेटर्स, कभी इसको बोल देते हैं ट्रेड डेटर्स। पुत्रों बात समझ में आ रही? यस सर। यस सर। एक लफ्ज लगा देते हैं कंट्रोल अकाउंट, रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, ट्रेड रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, डेटर्स कंट्रोल अकाउंट, ट्रेड डेटर्स कंट्रोल अकाउंट। ये जो लफ्ज कंट्रोल हमने लिखा होता है, ये इस चीज को आइडेंटिफाई कर देता है कि भाई ये समरी है, इसकी डिटेल किसी और जगह पर है। बेटे मेरी बात को फॉलो करें? यस सर। तो इस कंट्रोल के साथ साथ हम डिटेल के लिए अपने पास अपने पर्सनल अकाउंट सब्सिडरी या पर्सनल अकाउंट को बनाते हैं। जो पर्सनल अकाउंट हम नहीं मेंटेन करते, ये एक और डिपार्टमेंट होता है जो पर्सनल अकाउंट्स को मेंटेन करता है। हमने बस खाली इसको मेंटेन करना। पर्सनल अकाउंट्स को एक और डिपार्टमेंट, अलग से डेडिकेटेड डिपार्टमेंट जो बैठा है सिर्फ और सिर्फ इसके लिए होगा, सिर्फ इसके लिए जो बैठा होगा। वो क्या करेगा? वो मिसल ए का भी, बी का भी, सी का, डी का, ई का, एफ का, जी का, एच का, इन सब का अपने पास अपना डिटेल रिकॉर्ड। और वो रिकॉर्ड क्या होगा? इसने कितने पैसे टोटल देने थे, कितने दिए, अभी इसके कितने बैलेंस में। बेटा मेरी बात को फॉलो करें? अब होगा ये कि अगर मुझे इसकी डिटेल चाहिए, जैसे मिसाल के तौर पे मेरे रिसीवेबल के बीच में टोटल बैलेंस आ जाता है, से सपोज 2,75,000, तो मैं इस डिपार्टमेंट से पूछूंगा सर ये 2,75,000 का ब्रेकअप देना जरा मुझे। बेटे मेरी बात को फॉलो करें? यस सर। और मैं उसको ये भी नहीं कहूंगा कि 2,75,000 है, मैं उससे बात ही नहीं करूंगा। मैं कहूंगा सर मुझे रिसीवेबल का ब्रेकअप चाहिए, रिसीवेबल्स का बेटा ब्रेकअप चाहिए। आपको बात समझ में आ रही है? यस सर। अब वो क्या करेगा? वो मुझे ना यहाँ पर एक लिस्ट
ऑफ बैलेंसेस देगा विद नेम, नाम के साथ मुझे लिस्ट ऑफ बैलेंसेस देगा। ए से हमने इतने पैसे लेने हैं, बी से इतने पैसे लेने हैं, सी से इतने लेने हैं, डी से इतने लेने हैं। तो बात समझ में आ रही है? यस सर। तो बेटा सबसे पहले एक चेक हो जाएगा कि अकाउंट्स वाले कह रहे हैं कि 2,75,000 लेने हैं, जरा उससे भी तो देखें कि पैसे कितने लेने हैं। अगर यहाँ पर भी बैलेंस 275,000 का ही है तो दिल तसल्ली में आ जाता है कोई फ्रॉड नहीं होगा। बेटा क्लियर है? यस सर। ठीक है। और अगर कोई गड़बड़ हो तो सामने आ जाती है। अब तो गलती भी तो हो सकती है, रिकॉर्डिंग एरर हो सकता है। तो अगर रिकॉर्डिंग एरर होगा, आप मेरी बात को बेटा अंडरस्टैंड करें, यस सर। तो हाईलाइट हो जाएगा। और अगर कोई फ्रॉड होगा तो वो भी सामने आ जाएगा। पुत्रों बात समझ में आ रही है? यस सर। तो इसलिए हमने अपने पास जो अकाउंटेंट यूज किया वो क्या था? रिसीवेबल या पे। बेटा क्लियर है? तो हम यहाँ पे यस सर। नहीं करते, बल्कि इसकी जगह पे रिसीवेबल और पेएबल का नाम लिख लेते हैं। बेटा क्लियर है? यस सर। बेटा तसल्ली है इस चीज के ऊपर? आगे चलो। यस सर आगे जी सर। आगे देखो, कहता है परचेज फर्नीचर फॉर ₹10,000 एंड पेड थ्रू चेक। 10,000 का फर्नीचर खरीदा और पेमेंट किसके थ्रू की बेटा? चेक के थ्रू। इसका मतलब एक और एसेट आ गया, इसका नाम क्या है? फर्नीचर। भाई कितने का फर्नीचर है? 10,000। ऐसे ही बेटा? यस सर। पे किया, बाय चेक पे किया, इसका मतलब बैंक से 10,000 कम हो गया। बेटा क्लियर है? यस सर। आगे क्या कहता है बेटा? कहता है पेड मिस्टर अब्दुल्ला ₹14,500 एंड फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। यानी जो उसको हमने पैसे देने थे, कितने देने थे? 15,000। भाई कितने पैसे दिए? 14,500। तो हमने कैश में से क्या पे किया? 14,500। लेकिन मेरा पेबल कितने से कम हुआ? पूरे 15,000 से। तो 500 का क्या? सर एक मिस हो गई है। कैपिटल कौन सा? अच्छा एक गुड सोल्ड फॉर कैश। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 वर सोल्ड फॉर ₹15,000। हाँ ये बीच में से मिस हो गया। कल कोई मसला नहीं यार, लिख लेते हैं इसको। ठीक है? तो यस सर। 10,000 इन्वेंट्री कितनी की गई बेटा? 10,000। कैश कितनी मिली बेटा? 15,000। 15,000। और 5,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट। क्लियर बेटा? यस सर। यस सर। ठीक हो गया बेटा। चलिए नंबर 8 ट्रांजैक्शन। नंबर 8 जी क्या कहता है बेटा? कहता है परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 सब्जेक्ट टू अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%। हाँ 5,000 का 5% क्या बनता है बेटा? 250। 250। इसका मतलब कि हमने ये चीज कितने में खरीदी? 5,000 माइनस 250, दैट इज 4,750। याद है ना ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किया जाता था, सिर्फ हमारे पास कैलकुलेशन में। ये बेटा यस सर। क्लियर है? यस सर। चलो अब यहाँ पे परचेज गुड्स ऑफ 5,000। अब नहीं लिखा ना कैश पे, क्रेडिट पे नहीं लिखा नाम उसमें, तो फिर ये किस पे होगा? कैश पे। अब मैं कैश में से 4,750 माइनस कर लूंगा और अपनी गुड्स में इन्वेंटरी में 4,750 को ऐड कर दूंगा। बस कोई डिस्काउंट नहीं लिखना। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्डिंग के लिए नहीं है। बेटा क्लियर है? यस सर। ठीक हो सर गुड्स में 5,000 नहीं लिखेंगे? नहीं बेटा, क्योंकि इन गुड्स की कॉस्ट बेसिकली ये है, ये वो प्रॉफिट मार्जिन है जो मेरे पास मौजूद है।
ठीक है? यस सर। इसको ऐसे समझे कि जो कैंटीन वाला 50 रुपए में लेस का पैकेट बेचता है, आपका क्या ख्याल है कि उसने 50 रुपए में ही खरीदा होगा? हाँ भाई। नो सर। भाई उसने 40 रुपए में खरीदा। जी बेटा। सर उसकी इन्वेंटरी में से तो पूरा 5000 का गुड निकले होंगे ना? नहीं ना बेटा, सुनो, इसने, आप इसको समझोगे यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो लेस का पैकेट है, चिप्स का पैकेट है बेटा, ये इसने 40 रुपए में खरीदा। असल में उसके ऊपर प्राइस तो 50 लिखी हुई है, लेकिन इसको 10 रुपीज का ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। सो एक्चुअली इसकी परचेज प्राइस कितनी है? 40 रुपीज। तो जब ये अपनी इन्वेंटरी में उसको लिखेगा, जब इस चीज की कॉस्ट लिखेगा, तो आपका मतलब अगर आप देखें तो लॉजिकली क्या बात बनती है, इसको 50 रुपए लिखने चाहिए या 40 रुपए लिखने चाहिए? सर 50 रुपए। 50 क्यों लिखने चाहिए? उसकी कीमत खरीद क्या 50 रुपए या 40 रुपए? 40 रुपए। अगर ये 40 रुपए है तो ये जो चिप्स का पैकेट उसको पड़ता है 40 में पड़ता है। ये 10 रुपए का प्रॉफिट उस वक्त तक नहीं रिकॉर्ड कर सकता जब तक इसको बेच ना दे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। तो इट इज ट्रेड डिस्काउंट। सो मुझे इन चीजों को 5000 पर नहीं लिखना, मैंने जितने में खरीदी है वो 4750 है, तो मुझे इसको 4750 पे लिखना है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। अच्छा, अब कहते हैं रिसीव फ्रॉम अली एंड अलाउड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। तो अली से हमने, आप ये कह लें कि 2%, उसको आप ये कहेंगे, पहले तो देखें अली है किधर, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5000 टू मिस्टर अली 7500। तो यार अली से हमने क्या लिया, 7500 वाली वो जो अमाउंट है वो ले रहे हैं और 2% का डिस्काउंट दिया। तो पहले तो 2% निकालो बेटा, 150। 2% कितना बना बेटा? 150। तो बेटा 7500 में से 150 माइनस करो, तो ये आपके पास 7350। लेकिन मेरे रिसीवेबल में से 7500 पूरा माइनस हुआ और मेरे कैपिटल में से 150 का डिस्काउंट माइनस। बेटा क्लियर है? यस सर। यस सर। Goods costing 8000 were sold for cash 10000 and allowed a trade discount of 5%. वो चीजें जो कॉस्ट करती हैं बेटा कितने में? 8000 were sold for cash 10000 और 5% का क्या दिया बेटा? ट्रेड डिस्काउंट। सो एक्चुअली इन चीजों की लिस्ट प्राइस कितनी थी? 10000, लेकिन हमने इनको बेचा कितने पे? 9500। बेटा क्लियर है? यस। कैश पर बेचा, तो बेटा 9500 इधर, 8000 की इन्वेंट्री माइनस होगी। ठीक है बेटा? और 1500 मेरे कैपिटल में बीइंग प्रॉफिट। अगेन ट्रेड डिस्काउंट 500, खाली सेल प्राइस को डिटरमिन करने के लिए। बेटा क्लियर है? यस सर। अच्छा सर ये तो हमने डिस्काउंट अलाउ किया ना, तो हम लोगों ने इसमें से माइनस क्यों नहीं किया कैपिटल में से? बेटा बात को समझो, एक्चुअली इन चीजों की सेल प्राइस जो थी वो 9500 ही है। जी सर। सुनो कैसे, अब वो जो लेस का पैकेट था या चिप्स का जो पैकेट था, जाहिर बात है कि उस कंपनी ने किसी होलसेलर को भी दिया, मतलब वो होलसेलर है ना जो इसको दे रहा है कैंटीन वाले को। जी सर। अब वो पैकेट उसको मिला सिर्फ 35 रुपीज। ये पैकेट सेल हो सकता है 50 रुपए में, लेकिन 50 रुपए किसकी प्राइस है बेटा? एंड यूजर। उसने कैंटीन वालों को ये चीज दी बेटा कितने में? 40 रुपए। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो? यस सर। तो उसके सेल प्राइस ये नहीं है,
उसकी सेल प्राइस क्या बेटा ये, क्लियर? तो सर जो 5 रुपीज का प्रॉफिट हुआ होगा, हाँ वो 5 रुपीज का प्रॉफिट कैसे होगा? अगर मैं इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड करता तो मैं इन्वेंटरी में से 35 माइनस करता, मैं कैश में 40 को ऐड करता और मैं कैपिटल में जाके 5 को ऐड करता। बेटा मेरी बात को फॉलो करें? जी सर। सर एक क्वेश्चन। जी बेटा बोलो। ट्रेड डिस्काउंट को प्रॉफिट में नहीं लिखते? नहीं बेटा, ट्रेड डिस्काउंट जो है वो कोई, अभी आपके पास आप ये कह लें कि ये सिर्फ और सिर्फ सेल प्राइस को और परचेज प्राइस को असर्टन करने के लिए होता है, ठीक है? बात समझ में आ गई? ठीक है, अब सुनो, इस बात को समझो। एक्चुअली आपके पास आपका बासित, मैंने आपको ये एग्जांपल इसलिए दी कि आप इस चीज को समझें कि असल में जो सेल प्राइस एक होलसेलर की थी वो 50 रुपए नहीं थी। मैं होलसेलर से नहीं खरीदता, होलसेलर का कस्टमर रिटेलर है, तो जो उसकी सेल प्राइस है, उसकी जो सेल प्राइस है बेटा वो आपके पास आप ये कहें कि ये 40 रुपीज है। बिल्कुल इसी तरीके से इस क्वेश्चन में उसने ये बताया कि ये जो चीजें हैं इनकी लिस्ट प्राइस 10,000 है, लेकिन हम इनको 5% के ट्रेड डिस्काउंट पर बेचते हैं। बेटा क्लियर है? सो इट इज नॉट अ कैश डिस्काउंट, इट इज अ ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है बेटा? यस सर। सो एक्चुअल सेलिंग प्राइस इज 9500, सो 8000 कॉस्ट कर रही है, 9500 उसकी सेल प्राइस, तो जो डिफरेंस है 1500 का, दैट इज प्रॉफिट। क्लियर? यस सर। अगली ट्रांजैक्शन सिंपल है, रहीम विड्रॉ कैश 3300 एंड गुड्स 4000। तो इसका मतलब हम इन्वेंट्री में से 4000 माइनस कर देंगे, कैश में से 3300 माइनस कर देंगे और 7300 को कैपिटल में से माइनस कर देंगे। क्लियर है बेटा? यस सर। अब उसके बाद कहता है पेड सैलरीज 20,000, पेड रेंट 12,000, पेड यूटिलिटीज 13,000, 3,000 बिलोंग टू ऑनर्स रेजिडेंस। इसका मतलब ये 3,000 रुपये ड्राइंग बन जाएगी। अगर रेंट हमने पे किया है ऑनर के घर का तो 3,000 रुपये हमारे पास ड्राइंग है। बेटा क्लियर है? यस सर। लेकिन इसको भी कैपिटल में से माइनस होना है और ड्राइंग को भी कैपिटल में से माइनस होना है, तो एक ही एंट्री इसकी बन जाएगी जिसमें हम क्या करेंगे 20,000 प्लस 12,000 प्लस 13,000, तो मिलाकर क्या बन गया 45,000। यस सर। 45,000 को कैश में से माइनस कर लेंगे और 45,000 को ही कैपिटल में से माइनस कर लेंगे। बेटा क्लियर है? यस सर। यस सर क्लियर है। ये बेटा क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। गुड। अब इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा जिसको आपने परफॉर्म करना होगा और साथ उसका सॉल्यूशन बना कर दूंगा ताकि आप उसको साथ साथ चेक भी करते रहें। ओके सर। ठीक है बेटा? ओके। हाँ भाई, अब कल इसके ऊपर फर्दर बात करेंगे, आज के लिए क्लास कंक्लूड कर लो बेटा। ओके सर। अल्लाह हाफिज बेटा ओके जी। सर, अल्लाह हाफिज। फिजिकल क्लासेस के लिए कब लाएंगे फिर? अल्लाह हाफिज सर।